Hello students, today we shall continue the chapter Integrals of class 12th Mathematics. This is part 3. In this video lesson, we shall first learn some properties of indefinite integral which will be very useful in finding integrals. Then we will find out some integrals using method of inspection. Method of inspection का मतलब इतना सा है कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल जो होता है या इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है. उसके बेसिस पर हम किस तरह से कुछ फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है. जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो यदि हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो डिवीजन भी हम कर सकते हैं. तो ठीक वैसे ही जो यदि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं. और यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) है और उसको मैं पहले इंटीग्रेट कर देता हूं और मेरे पास कुछ रिजल्ट आता है, और यदि मैं फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो ओरिजिनल फंक्शन f(x) वापस रिकवर हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है. सिमिलरली यदि मान लीजिए मैं पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूं और उसके बाद में जो हमें ऑब्टेन होता है डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मुझे वापस वो फंक्शन रिकवर हो जाएगा. बस अंतर रहेगा केवल और केवल एक कांस्टेंट का. और इसको मैं आसानी से समझ सकता हूं यदि मैं इसको जो फंक्शन स्मॉल f(x) है इसके इंटीग्रेशन को कैपिटल f(x) नाम दे देता हूं और ये वाली वैल्यू यदि मैं इसमें रख देता हूं तो कैपिटल f(x) का मतलब हुआ एक ऐसा फंक्शन जो इस स्मॉल f(x) का एंटी डेरिवेटिव है. तो कैपिटल f(x) इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x). इट मीन्स इफ वी take derivative of capital f(x) we will get again the function small f(x). और यदि मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, कैपिटल f(x) की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ f(x), तो ये हमें वापस f(x) मिल रहा है. तो यहां से भी हमें पता लग रहा है कि बोथ द प्रोसेस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. दूसरा, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव lead to the same family of curves and so they are equivalent. इसका मतलब हुआ, मान लीजिए मैं दो फंक्शन ले लेता हूं, जैसे एक फंक्शन हो गया f(x) और दूसरा फंक्शन ले लेता हूं g(x). बी द टू फंक्शन, ये मैं दो फंक्शन ले लेता हूं और ये दो फंक्शन मैंने इस तरह से लिए कि यदि मैं इनका इंटीग्रल्स लेता हूं, यानी पहले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर लेता हूं, इंटीग्रेशन करना है, पहले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर लिया, इसी तरह से दूसरे फंक्शन का भी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं. g(x) का भी मैंने इंटीग्रेशन कर लिया और इंटीग्रेशन करने के बाद उनका जो डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव, तो इसका भी मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं और इसका भी डेरिवेटिव ले लेता हूं d/dx. इसका भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया है. तो यहां ये कह रहा है कि विद द सेम डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव सेम है, यानी ये इक्वल है. अगर ऐसा है तो ये इंटीग्रल्स जो हैं, दोनों इंटीग्रल बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, एक ही फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करते हैं और एक ही फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करेगी यदि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कर्व कांस्टेंट है. तो देखते हैं. सबसे पहले इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ f(x) माइनस इंटीग्रल ऑफ g(x). अगर मैं जो राइट हैंड साइड में पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं और रीअरेंज करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं. और ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स होता है. तो ये पहले डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव था, उसको हमने डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंसेस के रूप में लिख लिया है. अब हम जानते हैं कि कोई भी यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है और डेफिनेटली ये अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है और ये जो पूरा पार्ट है इसका डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है. तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो येलो कलर्ड पार्ट है दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0.
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये यूँ कहोगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम कर देते हैं लेट अस सपोज सी। तो इससे रिजल्ट आ रहा है हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स प्लस सी। इसका मतलब हुआ कि इसके इंटीग्रल में इसके इंटीग्रल में केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। सो बोथ द इंटीग्रल्स बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, एक ही फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के डिफरेंस से तो जो भी कर्व आ रहे हैं दे विल बी शिफ्टेड अलोंग वाई एक्सिस ओनली, देयर शेप्स विल रिमेन द सेम। तो ये एक ही फैमिली ऑफ कर्व को बिलोंग करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तो फैमिली ऑफ कर्व है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये जो भी आ रहा है रिजल्ट, प्लस C1, जहां पर C1 क्या है, बिलोंग्स टू R। एक तो फैमिली ऑफ कर्व ये है कि इसका इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा प्लस C1, C1 कोई भी रियल नंबर है जिसकी फैमिली ऑफ कर्व ये है, और दूसरा जो फैमिली ऑफ कर्व है ये है जहां C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो दोनों फैमिली ऑफ कर्व है, बोथ द फैमिली ऑफ कर्व बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, यानी दोनों कर्व जो है वो सेम फैमिली ऑफ कर्व को बिलोंग करते हैं। और यदि कोई भी इंटीग्रल है वो सेम फैमिली ऑफ कर्व को बिलोंग करते हैं तो उसको हम नॉर्मली इस तरह से लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। और जो पेरीमीटर है C1 C2 ये हम लिखते नहीं हैं, तो ये एक कन्वेंशनल लिखने का तरीका है कि हम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स लिख देते हैं अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डिफरेंस होता है उसको अवॉइड कर देते हैं और इस तरह से हम लिख देते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि यदि मान लीजिए दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और उनके सम का इंटीग्रेशन करना है, तो हम अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन करके उनका सम कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यदि मैं इस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेता हूं तो वो तो मैं ले सकता हूं। डेरिवेटिव लेने के लिए तो हमारे पास डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है, तो डेरिवेटिव ऑफ दीज टू सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स, उनका डेरिवेटिव मैं लेता हूं। देखिए कितना आता है। तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम तो सम ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं। पहले इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव ले लूं, फिर प्लस लगाकर दूसरे इंटीग्रल का डेरिवेटिव में फाइंड आउट कर लेता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि डेरिवेटिव में ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि पहले हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स का, उसके बाद में फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन वो रिकवर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है जी एक्स वो रिकवर हो जाएगा। अब हम यहाँ से ध्यान से देखें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इसको एक सिंगल फंक्शन कंसिडर करें तो ये इस पूरे का डेरिवेटिव हो गया, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये पूरा हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये हो रहा है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी हम समझ पा रहे हैं कि यदि कोई दो फंक्शन उनका सम है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन करके बीच में सम लगा देंगे, और यदि ये माइनस भी है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। माइनस है तब भी ये रिजल्ट वैलिड हो जाएगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे फिर माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर कोई भी रियल नंबर k है और कोई फंक्शन है k टाइम्स एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है तो जो कांस्टेंट होता है k उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं राइट हैंड साइड में जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना होगा। डिफरेंशिएशन करते समय हमें पता है कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट को मैं यहाँ बाहर ले लेता हूं। और अब यहां देख रहे हैं कि पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, dx भी है यहां,
पहले इंटीग्रेशन हो रहा है और उसके बाद में फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये वापस एफ एक्स रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि के एफ एक्स इसका डेरिवेटिव है, के टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये। इसका मतलब हुआ कि के एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव, यानी इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो एंटी डेरिवेटिव मिलेगा, और एंटी डेरिवेटिव हो गया ये वाला पार्ट, ये एंटी डेरिवेटिव हो रहा है, तो के टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब इसको हम देखें तो हुआ क्या है, ये जो के है वो बाहर आ गया है, के जो है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, तो कभी भी इंटीग्रेशन करना है तो हम जो के है उसको बाहर ले सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ, अगर इस प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यह थी कि यदि सम के रूप में या डिफरेंस के रूप में है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हैं। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं कंबाइन करूं तो एक तरह से ये कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है k1 f1x, दूसरा है k2 f2x, और मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, k1 f1x dx प्लस k2 f2 dx, और इसके लिए हमने प्रॉपर्टी ली है, थर्ड प्रॉपर्टी काम में ली है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर प्लस या माइनस बीच में लगा हुआ है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो पहला फंक्शन था और जो दूसरा फंक्शन था, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करने के बाद हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, अभी जस्ट फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले सकते हैं। जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, ये जो k2 है इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 कहलाता है। f1 f2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एक नया फंक्शन है। लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं कि जो फंक्शंस है उनके साथ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, फिर हम सम लगा देते हैं बीच में। तो अगर ऐसा है तो हम पहले उसको अलग अलग करेंगे, फिर बाद में बाहर ले सकते हैं। तो हम ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और f1x और k2 को बाहर निकालेंगे f2x। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है f1 f2 f3 fn x, और इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन एक नया फंक्शन है, ये पूरा एक नया फंक्शन है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते समय हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालते जाएंगे और सेपरेट कर लेंगे। तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। और यदि यहाँ माइनस का साइन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर माइनस साइन है तो वो माइनस साइन यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि kn एक रियल नंबर है, उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, तो वो बाहर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल, सपोज मुझे 2 sin x प्लस 3x क्यूब, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी अलाउ करती है कि इसको मैं पहले सेपरेट कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, और सेपरेट करने के बाद इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है इसको मैं बाहर ले सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 अलाउ करती है कि हम ऐसे कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, और फिर बाद में हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि sin x हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसा फंक्शन जिसका कि डेरिवेटिव sin x होता है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो माइनस cos x का जो डेरिवेटिव है वो sin x होगा, इसलिए sin x का एंटी डेरिवेटिव हो गया माइनस cos x। इसी तरह से यहाँ भी हम ढूंढ सकते हैं कि x की पावर 4 है, उसका जो डेरिवेटिव 4x क्यूब होता है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो x की पावर 4/4 का जो डेरिवेटिव है वो x क्यूब होगा, इसलिए x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव x4/4 हो गया। इस तरह से मैं इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन में कर सकता हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 एक्चुअली प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 का कॉम्बिनेशन है। तो यहां से हम डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखना धीरे धीरे सीख जाएंगे कि हम कांस्टेंट को बाहर लेते जाएं और जो फंक्शन है उसको रख लें, और बीच में जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। लेटर सपोज यहाँ माइनस साइन होता, यहाँ माइनस साइन होता, तो क्या होता। तो हम किस तरह से करते, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस साइन होता तो एक तरह से देखा जाए तो ये माइनस साइन है, हमने सेपरेट कर दिया है, लेकिन -3 को जब बाहर लोगे तो ये माइनस लग जाएगा। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि जो माइनस साइन है वो बाहर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी माइनस साइन बाहर रखते हुए भी कर सकते थे, माइनस फिर 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब, या फिर -3 एक कांस्टेंट समझ लीजिए और उस -3 को हम बाद में बाहर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम इन प्रॉपर्टीज की मदद से और ये समझते हुए कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, उसके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ है,
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1/x², इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। अब चूंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर की हर टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x³ यह हो जाएगा -1/x² dx, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो हो रहा है 1/x, नहीं ये तो हो गया x, और ये हो गया -1/x² dx। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। तो ये हो गया x dx का इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये हो जाएगा 1/x² dx। अब हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका कि डेरिवेटिव x है। तो यहाँ हम थोड़ा सा अलग से कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज मैं x² का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो x² का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो x²/2 का यदि मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो है x²/2। तो x का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x²/2 मिलेगा। सिमिलरली हमें 1/x² चाहिए, और हम जानते हैं कि अगर मैं 1/x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो -1/x² आता है। तो यदि मुझे 1/x² चाहिए तो मुझे इधर जो है माइनस साइन रखना पड़ेगा, यानी -1/x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x² होगा। तो इसका जो मैं डेरिवेटिव लूँगा, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो -1/x है। तो 1/x² का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, -1/x हो गया, और प्लस हम c लगा देंगे, और इसको बाद में चाहें तो और सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई है, इसको सेपरेट कर लिया, फिर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने देखा कि ये वो कौन सा फंक्शन है जिसका कि डेरिवेटिव x आ रहा है। तो हमने वो पहचान लिया कि x²/2 वह फंक्शन है जिसका कि डेरिवेटिव x है, इसलिए x का एंटी डेरिवेटिव x²/2 है। इसी प्रकार 1/x² का जो एंटी डेरिवेटिव है वो -1/x है। इस तरह से हमने इस इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, x³ dx, इसको भी अलग कर देते हैं, और कांस्टेंट को बाहर भी ले लेते हैं, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी नंबर 5 डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/x dx। अब हमें x³ चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे x⁴n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास आता है n x⁴n-1, और यहाँ हमें चाहिए 3/2। तो यहाँ हमें 3/2 चाहिए, और यहाँ जो होता है उससे 1 लार्ज यहाँ चाहिए, यानी 3/2 + 1 चाहिए यहाँ, इससे एक ज़्यादा यहाँ होता है। तो 3/2 + 1, तो d/dx। अब x की पावर कितना, n मीन्स जो नंबर यहाँ है, और यहाँ नंबर है हमारे पास 3/2 + 1 यानी कि 5/2। तो यदि मैं 5/2 का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, यानी कि 5/2 x⁴3/2। मुझे चाहिए x⁴3/2 का एंटी डेरिवेटिव। तो x⁴3/2 इधर रख लेते हैं, और ये जो 5/2 है वो लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 2/5 हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ अंदर ले लेते हैं, तो 2/5 x⁴5/2 हो गया। तो इस तरह से हमने ढूंढ लिया कि x⁴3/2 का जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो यहाँ पहले वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं कि 2/5 x⁴5/2। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखिए कि हम e⁴x का यदि डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वापस e⁴x ही आता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आसानी से कि इसका एंटी डेरिवेटिव e⁴x ही है, तो e⁴x ही हो गया इंटीग्रेशन। अब 1/x हम जानते हैं कि log x है, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। यहाँ लिख लेते हैं d/dx। यदि मैं log ऑफ मॉडुलस x का, इवन मॉडुलस x का भी यदि मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वापस हमारे पास 1/x ही आता है। तो यह हो जाएगा यहाँ पर, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया log मॉडुलस x। तो ये log मॉडुलस x हो गया प्लस c, लास्ट में हम c लगा देंगे अलग से, हालांकि c इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो तीनों जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उनके सम को ये मैं स्मॉल c से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आखिर में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। अब ये एक और इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, 1/cos² x dx माइनस sin x डिवाइडेड बाई
कोस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद इसको हम थोड़ा रीएडजस्ट करते हैं, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसको भी हम रीएडजस्ट करते हैं। इसमें जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसको लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक कर देते हैं कॉस एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स कर देते हैं। ये हो रहा था सेक स्क्वायर एक्स dx, और इस वाले पार्ट में जो 1 अपॉन कॉस एक्स है ये तो सेक एक्स हो जाएगा, ये सेक एक्स है और ये टेन एक्स है, तो इसको लिख देंगे सेक एक्स टेन एक्स। अब ये शूटेबल फंक्शन हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है। यदि मैं टेन एक्स का डेरिवेटिव लिखूं तो वो हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से मैं समझ सकता हूं कि जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया टेन एक्स। सिमिलरली यदि मैं सेक एक्स का डेरिवेटिव लिखूं तो हम जानते हैं सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा सेक एक्स, तो प्लस सी। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टीज की मदद से इसको सेपरेट कर लिया, उसके बाद उनको शूटेबल फंक्शन में कन्वर्ट किया जिनका कि एंटी डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, और इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर कैपिटल एफ एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब ये कह रहा है कि इस स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ एक्स जो है वो वास्तव में इसका एंटी डेरिवेटिव है, यानी इसका इंटीग्रेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल एफ एक्स है, और इसका जो इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ हम 4x क्यूब माइनस 6 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, और ये हो गया 4x क्यूब माइनस इसमें 6 dx। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो 4x क्यूब है वो x4 का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 4x क्यूब आता है, तो निश्चित रूप से ये तो हो गया एंटी डेरिवेटिव x की पावर 4 हो गया। और 6 जो है वो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर 6x का डेरिवेटिव लेते हैं तो आता है 6, इसका मतलब 6 का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया 6x, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 4, और ये हो गया माइनस 6x प्लस c। तो कैपिटल एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब यहाँ दे रखा है कि एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ देखते हैं कितना आता है f0 कितना आता है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये प्लस c हो गया, लेकिन f0 तो 3 दे रखा है, तो 3 इज इक्वल टू c हो गया। अब जो c की वैल्यू है वो यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो कैपिटल एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, कैपिटल एफ एक्स विल बी इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। तो ये हमने पूरी तरह से एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, ये आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।